नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे कानूनों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने चुपके से धीरे धीरे भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट्स की। ये वो कानूनी सीढ़ियां थीं जिनसे सत्ता एक व्यापार करने वाली कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के पास चली गई। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आई थी, देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करने लगी। ये कहानी दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी की बेहिसाब बढ़ती ताकत की है और साथ ही ब्रिटिश सरकार की उस कोशिश की भी जिसके जरिए वो इस ताकत पर धीरे धीरे लगाम कस रही थी। और इस सवाल का जवाब छिपा है चार खास कानूनों में जिन्हें हम चार्टर एक्ट्स के नाम से जानते हैं। सोचिए, करीब 60 साल के दौरान इन्हीं कानूनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का किरदार पूरी तरह से बदल दिया। एक व्यापारिक संस्था से उसे ब्रिटिश सरकार की एक प्रशासनिक मशीन बना दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है 1793 से 1813 का दौर। ये वो वक्त था जब सत्ता के खेल में शुरुआती बदलाव आने लगे थे और कंपनी पर सरकार का शिकंजा धीरे धीरे कसना शुरू हो गया था। देखिए, शुरुआत हुई 1793 के एक्ट से। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 सालों के लिए तो बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही गवर्नर जनरल की ताकत को बॉम्बे और मद्रास तक पहुंचाकर सरकारी कंट्रोल भी बढ़ाया। पर असली मोड़ तो 1813 में आया, जब कंपनी के एक छत्र राज की नींव हिलने लगी। तो 1813 के एक्ट में हुआ क्या? इसमें कई बड़ी बड़ी बातें थीं। सबसे पहले तो कंपनी का जो ट्रेड पर एक छत्र राज था, उसे खत्म कर दिया गया। हाँ, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत आकर अपना कारोबार कर सकता था। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की इजाजत मिल गई और तो और स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने का अधिकार भी दे दिया गया। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी और दूरगामी बात यह थी कि पहली बार ऑफिशियल तौर पर ब्रिटिश क्राउन ने भारत में कंपनी के कब्जे वाले इलाकों पर अपनी संप्रभुता का दावा किया। कहने को तो ये एक सांकेतिक कदम था, पर इसका मतलब बहुत गहरा था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। ये है 1833 का चार्टर एक्ट। ये वो लम्हा था जब सत्ता का पलड़ा पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार की तरफ झुक गया था। इस एक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रिटिश भारत में सत्ता के केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ाया गया आखिरी और सबसे निर्णायक कदम था, और इसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। कैसे? इस एक्ट ने भारत का गवर्नर जनरल नाम का एक नया पद बनाया। जो अब तक बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, उन्हें ही प्रमोट करके पूरे ब्रिटिश भारत की सिविल और मिलिट्री पावर सौंप दी गई, और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस एक्ट का सबसे बड़ा असर कंपनी के वजूद पर पड़ा। 1833 से पहले कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी भी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी, लेकिन इस एक्ट के बाद उसकी सारी कमर्शियल गतिविधियां खत्म कर दी गईं। अब वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत पर शासन करने वाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। ये बदलाव कानूनी भाषा में भी साफ दिखाई दिया। अब कहा गया कि कंपनी के जो भी क्षेत्र हैं, वो ब्रिटिश क्राउन के भरोसे में रखे गए हैं। मतलब साफ था कि असली मालिक कौन है, और वो थी ब्रिटिश सरकार। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी एक्ट पे, 1853 का चार्टर एक्ट। ये वो फाइनल ब्लूप्रिंट था जिसने एक मॉडर्न सरकारी ढांचा तैयार किया और सीधे ब्रिटिश राज के लिए जमीन तैयार कर दी। आइए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाले और एग्जीक्यूटिव यानी उन्हें लागू करने वाले कामों को अलग अलग कर दिया। इसने एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जिसमें 6 नए सदस्य थे। ये एक तरह से मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। इसके अलावा 2 और बहुत अहम बातें हुईं। पहली, इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया गया, जिसने सैद्धांतिक रूप से इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया। और दूसरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को जगह दी गई, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से सदस्य लिए गए। और हाँ, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक खतरनाक बात छिपी हुई थी। देखिए, इससे पहले के जो भी एक्ट्स थे, उनमें कंपनी को एक तय समय के लिए शासन का अधिकार मिलता था, लेकिन 1853 के एक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। कोई टाइम लिमिट नहीं। ये एक सीधा सीधा इशारा था, एक खुला संकेत कि ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी का शासन खत्म कर सकती है।
तो इस तरह जब हम इस पूरे 60 साल के सफर पर नजर डालते हैं तो हमें एक व्यापार करने वाली कॉरपोरेशन एक ऐसी सरकार में बदलती हुई दिखती है जो बस सीधे तौर पर ब्रिटिश कॉलोनी बनने का इंतजार कर रही थी। 1793 में जहां कंपनी अपना व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा रही थी, वहीं 1853 तक आते आते वो एक मिनी पार्लियामेंट चला रही थी। ये चार्टर एक्ट्स सिर्फ कानून के पन्ने नहीं थे, बल्कि ये भारत में पावर के सारे नियम कायदों को नए सिरे से लिखने का एक सोचा समझा प्लान था। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब कंपनी का चार्टर अनिश्चित काल के लिए था और उसका काम सिर्फ राज करना रह गया था, तो क्या ये तय नहीं हो गया था कि एक न एक दिन उसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा?